दोस्तों, आज की कहानी है दो दो जगहों से तलाक होने के बाद कैसे गुजरी सुधा बेचारी की जिंदगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रूही की पग फिराई की रस्म होते ही सुधा घर में एकदम अकेली रह गई थी। बीते जीवन की स्मृतियां मन के सूने आंगन में दस्तक दिए जा रही थी। वह चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। 15 बरस पहले 6 साल की रूही का हाथ पकड़कर सुधा ससुराल की दहलीज लाकर मायके वापस आ गई थी। कारण था लड़की को जन्म नहीं देना। सास ससुर ने उसके पति पर दूसरी शादी का दबाव बना रखा था। पति ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन माँ बाप की बात नहीं टाल पा रहे थे। महीनों तक चली कसमकस के बाद सुधा ने उस घर को छोड़ने का फैसला ले लिया था। ससुराल वालों ने तो यही चाहते थे, आपसी सहमत से तलाक हो गया। उसके माता पिता ने उसके फैसले में उसका साथ तो दिया, किंतु सामाजिक निंदा ने उनके दिल पर इतनी गहरी चोट दी कि कुछ ही सालों में दुनिया को अलविदा कह गए। भाभी के तानों और भाई के बेरुखी से तंग आकर सुधा ने दूसरे शहर में एक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर आवेदन कर दिया। अब उसी विद्यालय में उसकी नौकरी पक्की हो गई थी। रूही की शादी के लिए ली गई छुट्टियां खत्म होने वाली थी। घर में कहीं भी कदम रखती तो रूही नजर आ जाती। ख्यालों से एक पल के लिए भी रूही को निकाल नहीं पा रही थी। परछाई की तरह हर समय उसके साथ रहने वाली रूही अब दूसरे घर की रौनक बन गई थी। जब से होश संभाला था, उसने माता पिता के रूप में सुधा को ही देखा था। जाने कहां से इतनी समझ आ गई थी कि कभी किसी बात के लिए जिद ही नहीं की। शादी के लिए भी विचार अलग ही थे उसके। टीवी सीरियल वाला संयुक्त परिवार उसे पसंद था। आधुनिक किंतु संस्कारी बहू कैसे हर समस्या का समाधान ढूंढ लेती थी, वैसे भी वैसा ही कुछ करना था। कुछ भी करके अपने घर को टूटने नहीं देना था। बस पूजा पाठ और अनुष्ठान करके अपने घर से हर बुरी बला को दूर रखना था। सुधा ने अपने तरीके से कई बार समझाने की कोशिश की कि आज के समय में आत्मनिर्भर होना शादी करने से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन रूही के विचार नहीं बदले। दोस्तों के घर माता का जागरण होता था तो उसे काम मिल जाता। पूरी तन्मयता से सहयोग करती। शादी तो उसका प्रिय इम्बेट हुआ करता था। सुधा जब भी कहती कि लड़कियों को केवल शादी करके घर ही नहीं संभालना होता है, बल्कि अपना अस्तित्व भी पहचानना होता है। आज का समय औरत और मर्द के विस्तृत दायरे का है। औरत को भी पूरा हक है अपनी काबिलियत के अनुसार मुकाम हासिल करके अच्छा जीवन बिताने का, लेकिन रूही पर कोई असर नहीं होता। हर बात वह हंसकर टाल देती। माँ, तुम्हारी नौकरी तो अब पक्की हो गई है ना? शादी के बाद कुछ उच्चनीय हो गई तो तुम्हारे पास रह लूंगी। तुम्हारा खाना, कपड़े, बर्तन सब काम संभालूंगी। यह सुनकर सुधा उसे गले से लगा लेती। उसने भी कभी दबाव नहीं बनाया रूही के ऊपर। वह खुद को समझा लेती कि रूही भले ही उसकी परछाई हो, लेकिन उसकी किस्मत और उसकी सोच दोनों अलग हैं। हो सकता है कि एक संयुक्त परिवार में वह बेहतर सामंजस्य बैठा पाए। क्या पता उसकी धार्मिक कार्यों में इतनी सक्रियता से ऊपर वालों का ध्यान उस पर चला जाए और उसकी जिंदगी की कहानी सुधा से अलग लिखी जाए। यही कारण था कि ग्रेजुएशन होते ही रूही के लिए आए एक संयुक्त परिवार के रिश्ते को सुधा ने तुरंत हाँ कर दिया। परिवार में 2 भाई ही थे। बड़ा भाई विवाहित था। छोटे भाई के लिए उन्होंने रूही का हाथ मांगा था। दोनों भाई पैतृक व्यवसाय में लगे हुए थे अपने पिता के साथ। दादा ने व्यवसाय खड़ा किया था, अब भी बीच बीच में ऑफिस जाते रहते थे। दादी सास अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। जैसी रूही ने ससुराल की कल्पना की थी, वैसा ही परिवार था, इसलिए उसे तो कोई इतराज था ही नहीं। छुट्टियां खत्म हो गई थी। सुधा ने फिर से विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया था। साल भर चलने वाले त्योहारों के बारे में सुधा को सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। रूही की ससुराल से फोन आ जाता कि हमारे घर में यह रस्म इस तरह अदा होती है।
सुधा वैसे ही मान लेती। होली पर रूही उसके पास आई थी, क्योंकि पहली होली पर उनके परिवार की परंपरा के अनुसार बहू अपने घर ही रहती है, उसकी ससुराल से नेग आना था। सुधा इस बात से ही खुश थी कि किसी बहाने रूही से तसल्ली से बात तो हो जाएगी। रूही ने बताया कि वहाँ पर सब निर्णय पंडित जी से पूछकर लिए जाते हैं। बहुएं सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसके बाद घर के काम करती हैं। उसके ददिया ससुर ने घर के सामने ही एक छोटा सा मंदिर बनवाया हुआ था, एक पुजारी भी रखा हुआ था। उसकी जेठानी अभी पंडित के निर्देशानुसार संतान प्राप्त के लिए अखंड पाठ कर रही थी। दादी सास अपने पूजा व्रत पाठ आदि में रूही का साथ रखती थी, वहीं उन्हें व्रत के विधान पर व्रत कथा पढ़कर सुनाती थी। घर के सभी मर्द व्यवसाय में व्यस्त रहते, समय होता तो पूरा परिवार साथ में कहीं घूमने चला जाता। रूही के पति शोभित से उसकी अब तक सीमित बातचीत ही हुई थी। होली के अगले दिन ही रूही के दादा ससुर और उसके जेठ उसे वापस ससुराल लिवा ले गए। सुधा भी अपने विद्यालय में व्यस्त हो गई, अब पहले से अधिक समय विद्यालय को देने लगी थी। शिक्षण के साथ साथ दूसरी जिम्मेदारियां भी उसने संभाल ली थी। व्यस्तता बढ़ने से दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई थी, लेकिन समय निकल रहा था। रूही के साथ औपचारिक बातचीत ही होती थी। घर में रहते हुए वह खुलकर बात नहीं कर पाती थी। सुधा ने भी धीरे धीरे अपने मन को समझा लिया कि रूही ने अपनी ससुराल में सामंजस्य बैठा लिया है। उसे ज़्यादा फोन करके संतुलन में अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। एक दिन सुधा विद्यालय से घर आई तो सिर में अचानक दर्द होने लगा। उसने चाय बनाकर पी ली, फिर भी शरीर निठाल सा हो रहा था। थर्मामीटर में देखा तो बुखार था। परिचित डॉक्टर को फोन किया तो वो घर आकर निरीक्षण के उपरांत दवा देकर चले गए। साथ में आराम करने और खाना पीना व्यवस्थित रखने की सलाह भी देकर गए। सुधा का मन हो रहा था कि इस समय रूही उसके पास आकर रहे। इसी उम्मीद से उसने उसकी सास के पास फोन किया। उन्होंने बताया कि दादी सुंदर कांड सुन रही है, रोज रूही उनको पढ़ सुनाती है। अभी और 1 महीना पाठ चलेगा, तब तक रूही घर से कहीं नहीं जा सकती है। सुधा ने दावा ली और मुंह ढककर लेट गई। आंख खुली तो दरवाजे की घंटी जोर जोर से बज रही थी। उसने देखा तो रूही अपने दादा ससुर और ड्राइवर के साथ घर के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खोला तो सब अंदर आए। रूही माँ के साथ साथ अंदर आ गई, लिपट गई सुधा से। माँ, मेरे जाने का यह मतलब तो नहीं कि आप अपना ध्यान ही नहीं रखे और बीमार हो जाए। सुनकर सुधा मुस्कुरा दी और बोली, अब ठीक हो जाऊंगी। तुमसे मिल ली हूँ ना, बहुत दिनों से मन था मिलने का। अच्छा तो मुझे बुलाने का सब नाटक था, कहकर रूही जोर से हंस पड़ी। उसने बताया कि वह जिद करके बस माँ को देखने के लिए आई है, आज ही वापस जाना है। जाते जाते अगले महीने अधिक समय तक रुकने को बोलकर गई। सुधा के शरीर में जैसे जान सी आ गई थी। दिन गिन गिन कर 1 महीना निकाल लिया उसने। रूही को बस 1 हफ्ते का कहकर भेजा गया। उसके ससुराल वालों ने घर पर आते ही उसने सब गहने कपड़े उतार कर रख दिए और अपनी शादी से पहले की एक ड्रेस पहन ली। 2 दिन तक तो वह सोती ही रही। सुधा ने भी कुछ नहीं कहा। उस दिन सुधा की छुट्टी थी। उसने रूही की पसंद का नाश्ता बनाकर उसे जगाया। दोनों साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। अचानक ही रूही बोली, माँ, मुझे वहाँ वापस मत भेजना। यह सुनकर सुधा चौंक गई, सोचा मजाक कर रही होगी। फिर उसने पूछा, पर क्यों? तुम्हारी पसंद की सीरियल वाली ससुराल है? रूही की आंखों में टप टप आंसू गिर रहे थे। वह बोली, यही तो समस्या है माँ, सीरियल वाली ससुराल सीरियल में ही अच्छी लगती है, वास्तविकता में उसमें नहीं रहा जा सकता है। कहकर रूही तो चुप हो गई, लेकिन सुधा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने बात जारी रखते हुए पूछा, पर हुआ क्या? खुलकर बताओ। अब तो रूही और भी जोर से रोने लगी। सुधा ने उसे चुप कराया।
बहुत देर बाद उसने मुंह खोला। माँ, शोभित ने मुझसे शादी सिर्फ अपने परिवार को खुश करने के लिए की है। वह पहले ही कोर्ट में अपनी एक महिला दोस्त से शादी कर चुका था। वे दोनों विदेश जाने वाले थे, लेकिन घर में पता चल गया। घर वाले उस शादी को नहीं मानते हैं। वो चाहते हैं कि मैं पूजा पाठ से, तन मंत्र से उसे बस में कर लूं, जिससे वो उस लड़की से तलाक ले ले। सुधा की तो जैसे चेतना ही शून्य हो गई थी। यह सब सुनकर फिर भी उसने खुद पर नियंत्रण रखते हुए रूही से पूछा, बेटा, वे लोग तुम्हारे साथ हैं तो हो सकता है कि सब ठीक हो जाए और शोभित तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। रूही ने सुधा की ओर ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हो, माँ, ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं। सुधा परेशान तो नहीं, हैरान थी। भारतीय समाज की प्रगति के बारे में सोचकर बस पूजा करने के तरीके आधुनिक हो गए हैं। पुजारी का मन और मनसा आज भी वही है। रूही भी आज उसी दोराहे पर खड़ी है जहां सालों पहले वह खड़ी थी। सुधा बेटा नहीं दे पाई और रूही बेटा नहीं लौटा पा रही थी। तभी रूही बोल पड़ी जैसे कुछ याद आ गया हो, माँ, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ नहीं, पंडित जी के साथ हैं। मेरी जेठानी को उनकी पूजा से बेटा हो गया है, इसलिए वे लोग फिर से अनुष्ठान करना चाहते हैं, पर मैं नहीं करना चाहती। यदि शोभित वापस आ भी गया तो फिर बेटा पैदा करने के लिए अनुष्ठान करना होगा। मुझसे यह सब नहीं होगा, माँ कहकर रूही तो उठ कर चली गई, लेकिन सुधा आंखें बंद करके बैठ गई। एक निर्णय उसने ले लिया था कि रूही कोई समझौता नहीं करेगी। वह आज ही रूही को वकील से मिलवाने लेकर जाएगी। लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऊपर वाले ने रूही की किस्मत भी उसके जैसी क्यों लिख दी थी। क्या ऊपर वाला भी अनुष्ठान करने के प्रभावित हो जाते हैं? क्यों हर बार औरत ही शिकार होती है? गलती मर्द करे और सुधार के लिए अनुष्ठान औरत करे। बेटे के जन्म के लिए जिम्मेदार मर्द है और जिंदगी भर दुख औरत उठाती है। आखिर यह कब मानसिकता बदलेगी? किस दिन एक औरत अपने तरीके से अपने जीवन को जी सकेगी? रूही शादी से पहले वाले अपने कपड़े पहने सामने खड़ी थी। हाथ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की एक किताब थी जो उसने खुद ही खरीदी थी। माँ, मैं अपना अनुष्ठान शुरू कर रही हूँ, आपको मेरा साथ देना होगा। रूही की आत्मविश्वास से भरी आवाज़ सुनकर सुधा ने ऊपर की ओर देखा। तेरे अनुष्ठान का तरीका बदल रही हूँ, बस तुम मेरा साथ देना। तथास्तु, यह रूही की आवाज़ थी।